गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकेंड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट मेथड्स ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन सामाजिक अन्वेषण की पद्धतियों के अंतर्गत टॉपिक है मेन स्टेप्स एंड मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर। निदर्शन पद्धति के प्रमुख चरण क्या हैं और निदर्शन पद्धति की मेरिट्स क्या क्या हैं सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि निदर्शन के लिए जो हम सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं सामाजिक अनुसंधान के लिए, तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप अपनाना पड़ता है उनका चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने निदर्शन की विशेषताओं का उल्लेख किया, क्योंकि निदर्शन एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसके लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। निदर्शन के चुनाव की प्रक्रिया के जो चरण हैं, स्टेजेज हैं, उसमें पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्स, अर्थात समग्र का निर्धारण। देखिए, इसे बड़े क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से आप सुने और छोटे क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। समग्र का निर्धारण, जिस समूह से निदर्शन का चयन किया जाता है उससे हम समग्र कहते हैं या यूनिवर्स कहते हैं। निदर्शनों का चयन करने के पूर्व सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता को उन समग्र इकाइयों का निर्धारण करना पड़ता है जिनमें से कुछ इकाइयों को उसे निदर्शन के रूप में चुनना पड़ता है। यदि ये इकाइयाँ किसी समुदाय में निवास करने वाली जनसंख्या है और चूँकि समुदाय के निवासी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही निवास करते हैं, ये समुदाय की विशेषता है, अतः इसका निर्धारण सरलता से किया जा सकता है। किंतु कभी कभी किसी क्रिया, घटना अथवा गुण अध्ययन के विषय होते हैं, उस अवस्था में समग्र का निर्धारण करना कार्य कठिन हो जाता है। इनमें अति शीघ्रता से उतार चढ़ाव आ जाता है। ऐसी स्थिति के कारण निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि समग्र का निर्धारण उसके प्रकारों पर निर्भर करता है। निश्चित समग्र तथा अनिश्चित समग्र दो प्रकार के होते हैं। निश्चित समग्र की भौगोलिक सीमा तय होती है और अनिश्चित समग्र की भौगोलिक सीमा तय नहीं होती है। अतः निदर्शन के चयन के पूर्व समग्र का निर्धारण कर लेना आवश्यक होता है। समग्र कोई भी भौगोलिक इकाई, नगर, संस्था, समुदाय या सामाजिक घटना अथवा कोई गुण हो सकता है। दूसरा स्टेज फिर मैंने पहला स्टेज है कि अगर हम समग्र में हैं चुने तो उसमें पहला जो स्टेप आता है वो डिटर्मिनेशन यूनिवर्स। उसके अंतर्गत कोई हो सकता है, एक गांव भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकता है ना, एक समुदाय भी हो सकता है, कोई सामाजिक घटना भी हो सकती है, कोई सामाजिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, इश्यूज हो सकता है। तो उनके बारे में पहले पूरी स्टडी करना चाहिए, फिर उसके आधार पर हमको उसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल तैयार करना पड़ता है। दूसरा है निदर्शन की इकाई का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। समग्र का निर्धारण करने के उपरांत दूसरा चरण जो होता है वो इकाई निर्धारण का है। इसके लिए सर्वप्रथम ये तय करना होगा कि निदर्शन की इकाइयाँ क्या होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी मानव समूह के बारे में अध्ययन करना है तो केवल कुछ व्यक्ति ही निदर्शन के रूप में नहीं लिए जा सकते, अपितु जिस मोहल्ले में वे रह रहे हैं, जिन व्यवसायों को अपनाया गया है, जिस परिवार के वे सदस्य हैं, जिस स्थिति में मकानों में वे निवास कर रहे हैं, प्रत्येक की कुछ इकाइयाँ निदर्शन की इकाइयाँ हो सकती हैं। इस प्रकार निदर्शन की इकाई व्यक्ति, संस्था, परिवार, व्यवसाय व निवास क्षेत्र आदि कुछ भी हो सकते हैं। तीसरा स्टेप है निदर्शन के आकार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज। निदर्शन की इकाई के निर्धारण के उपरांत इसके आकार का निर्धारण किया जाता है। निदर्शन का आकार कितना हो इसके विषय में कोई नियम नहीं है, तथापि जहाँ तक संभव हो सके एक निदर्शन छोटे से छोटा होना चाहिए, उसमें अध्ययन विषय की सभी आधारभूत विशेषताएं समाविष्ट हो जाएं। अतः निदर्शन का आकार क्या हो ये अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे समग्र की समरूपता या विषमरूपता, अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन विधि, वर्गों की संख्या, है ना, परिशुद्धता की मात्रा एवं विश्वसनीयता। चौथा स्टेप है प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ सैंपल, निदर्शन सूची की रचना। निदर्शन सूची का निर्माण करना एक कठिन कार्य है, जहाँ
निदर्शन के क्षेत्र की इकाइयों की सूची उपलब्ध होती है, वहाँ इसकी रचना आसानी से हो सकती है, किंतु इस उपलब्ध सूची को भी नवीन स्वरूप प्रदान करना, उसमें संशोधन परिवर्धन करना आवश्यक होता है। जब ये सूची उपलब्ध नहीं हो पाती है तो अनुसंधानकर्ता को स्वयं इसे तैयार करना होता है। एक अच्छी सूची में नवीनता, विषयानुरूपता एवं वैधता का गुण होना आवश्यक है। इस सूची के बिना निदर्शन का चुनाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें समग्र की समस्त इकाइयों के बारे में सूचना रहती है। पाटन के अनुसार इस सूची को अनेक स्थानों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे जनगणना रिपोर्ट है ना, सेंसस रिपोर्ट, टेलीफोन डायरेक्टरी, वेतन वितरण सूची, मकान आदि की सूची। और पांचवा स्टेप, जो लास्ट स्टेप है, वो है सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड, निदर्शन पद्धति का चुनाव। निदर्शन प्रक्रिया का अंतिम चरण निदर्शन की विधि का चुनाव करना है। निदर्शन पद्धति का चयन अध्ययन की समस्या, समग्र की प्रकृति, धन, समय व साधन की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। इस स्थिति तक आते इन सब का स्पष्टीकरण हो ही जाता है। इसी के आधार पर अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर को ये निश्चित करना पड़ता है कि निदर्शन की कौन सी विधि उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी, जिससे निदर्शन सही व प्रतिनिधित्वपूर्ण हो। ये चुनाव बहुत सावधानीपूर्वक करना होता है। मुख्य रूप से ये दो बातों पर निर्भर करता है, पहला सरलता और दूसरा संभाव्यता। प्रत्येक शोधकर्ता सरल विधि के प्रति झुकाव रखता है, क्योंकि यदि विधि जटिल होगी तो उसमें त्रुटियों की मात्रा अधिक होगी। संभाव्यता, पॉसिबिलिटी का गुण निदर्शन में अभिन्नति को कम कर देता है। अतः सरलता व संभाव्यता, सिंप्लिसिटी और प्रोबेबिलिटी, दोनों का निदर्शन विधि का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। अब इसी का बी ग्रुप है कि मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के क्या गुण होना चाहिए निदर्शन विधि के, कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निदर्शन पद्धति का प्रयोग दिखाई देता है। आज के व्यवस्थापूर्ण जीवन में जब समय, धन एवं साधन तीनों की सीमितता है, तो संगणना विधि अनुसंधान की एक अव्यवहारिक विधि मानी जाती है एवं निदर्शन विधि शोध की उपयुक्त विधि कही जाती है। इसी संदर्भ में एसी रोजेंडोर का कहना है कि यदि सावधानी से चयन किया जाए तो निदर्शन पर्याप्त सस्ता ही नहीं रहता, वरन ऐसे परिणाम देता है जो बिल्कुल सत्य होते हैं, तथा कभी कभी तो संगणना के परिणाम में से भी अधिक सत्य होते हैं। अतः सावधानी से चयन किया गया निदर्शन वास्तव में त्रुटि रहित, नियोजित एवं क्रियान्वित संगठन से श्रेष्ठ स्तर रहता है। तो निदर्शन के कई गुण होने चाहिए, जैसे पहला है समय की बचत, सेविंग ऑफ टाइम। निदर्शन प्रणाली में संपूर्ण जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन न करके उनमें से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, अतः स्वाभाविक रूपेण इसमें कम समय लगता है। इस संदर्भ में गुडेन एवं हार्ट का कहना है कि निदर्शन वैज्ञानिक कार्यकर्ता के समय की बचत करके कार्य को अधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। दूसरा है धन की बचत। निदर्शन में चूंकि कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो इसमें धन भी कम व्यय होता है, क्योंकि स्टेशनरी, फाइल आदि खरीदने, कार्यकर्ताओं के वेतन, यात्रा भत्ता आदि पर इसमें कम खर्च करना पड़ता है। जबकि इसकी तुलना से संगणना, सेंसस मेथड में इन सभी पदों पर अधिक खर्च करना पड़ता है, इन सभी मदों पर। इस रूप में ये विधि कम खर्चीली है। तीसरा है सेविंग ऑफ लेबर, श्रम की बचत। जैसा कि स्पष्ट है, निदर्शन विधि में कम ही इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है, अतः इसमें अधिक कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है इंटेंसिव स्टडी, गहन अध्ययन। किसी गहन अध्ययन के लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता क्षेत्र सीमित हो, क्योंकि किसी विस्तृत क्षेत्र अथवा अत्यधिक इकाइयों का सूक्ष्म व गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में रोनाल्ड फिशर का कहना है कि विभ्रमों के गणितीय सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण निदर्शन में सूक्ष्मता व परिशुद्धता की धारणा प्रारंभ से ही प्रधान रहती है। निदर्शन विधि के द्वारा गहन अध्ययन किया जा सकता है, इंटेंसिव स्टडी की जा सकती है, जो आगे चल के सामाजिक अनुसंधान में को और अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करती है या और अधिक वैज्ञानिक होती है। नेक्स्ट है परिणामों की शुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स। निदर्शन में इकाइयों की संख्या कम होने के कारण अध्ययनकर्ता का ध्यान कुछ निश्चित इकाइयों पर केंद्रित रहता है। परिणाम स्वरूप निष्कर्ष भी यथार्थ एवं शुद्ध होते हैं। नेक्स्ट है तर्कों की पुनर्परीक्षा, रीचेकिंग ऑफ डेटा या रीटेस्टिंग ऑफ डेटा। निदर्शन अध्ययनों में इकाइयों की संख्या कम होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनः परीक्षा, रीटेस्टिंग भी पॉसिबल है। कभी कभी संकलित किए गए तथ्यों की सत्यता संदेहयुक्त हो जाती है, डाउटफुल हो जाती है। उस स्थिति में निष्कर्षों की विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए इस विधि में उनकी पुनर्परीक्षा किया जाना आवश्यक है, जिससे और कंसेप्ट, हमारा जो अवधारणा है
वो और क्लियर होती है और आगे सामाजिक अनुसंधान में और अधिक सफल होता है, सामाजिक अनुसंधान ज़्यादा वैज्ञानिक होता है। प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इकाइयों की न्यूनता के कारण निदर्शन विधि में प्रशासन के आयोजन एवं संगठन एवं प्रबंधन में सुविधा रहती है, क्योंकि इसमें एक तो कम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करनी पड़ती है, दूसरे उन पर नियंत्रण भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट है लेस चांसेस ऑफ एरर, त्रुटियों की कम संभावना। निदर्शन विधि में कार्य क्षेत्र सीमित होता है और इकाइयाँ भी की मात्रा में कम होती है, अतः अध्ययन में त्रुटियों की संभावना नहीं के बराबर होती है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ मोर कोऑपरेशन। निदर्शन विधि में या सैंपलिंग मेथड में सूचनादाताओं से अधिक सहयोग मिलने की भी संभावना रहती है, इससे प्रत्युत्तर दर में भी वृद्धि होती है। यह विधि सामाजिक, आर्थिक व व्यापारिक समस्याओं के अध्ययन के लिए भी अधिक उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट है मोर साइंटिफिक मेथड। निदर्शन विधि अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है क्योंकि उपलब्ध समंकों की अन्य निदर्शनों द्वारा भी जांच की जा सकती है तथा अशुद्धियों का पर्याप्त सीमा तक अनुमान लगाया जा सकता है। इस रूप में यह श्रेष्ठ विधि है। नेक्स्ट निदर्शन की अनिवार्यता, एसेंशियलिटी ऑफ सैंपलिंग। कई स्थितियों में निदर्शन विधि का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है, विशेष रूप से जब भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र बहुत दूर तक फैला हो, क्षेत्र की इकाइयों की संख्या अधिक हो, तो प्रत्येक इकाई से संपर्क करना असंभव हो तथा समग्र का पता लगाना कठिन हो, ऐसी स्थिति के लिए निदर्शन विधि